गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम भी ये पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर में अभी हम अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। अमेरिका के संविधान में जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट। जनता का जो सदन है उसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो इस बात पर एकमत थे कि वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था का निर्माण किया जाए। परिसंघ के अंतर्गत अपनाई गई एक सदनात्मक व्यवस्था एकदम असफल सिद्ध हुई थी। फिर नए संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई जानी थी, अतः द्विसदनात्मक विधानमंडल एक अनिवार्यता प्रतीत हो रही थी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत पर आम सहमति होने के उपरांत ही एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि दोनों सदनों के संगठन का आधार क्या हो। अंत में इस बात पर सहमति हुई कि निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो तथा उच्च सदन, जिसे सीनेट कहते हैं, उसका निर्माण संघीय इकाइयों की समानता के आधार पर हो। अब हम बात करेंगे प्रतिनिधि सभा के संगठन की। प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में 18 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक रहा हो। यह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक होती है। प्रतिनिधि सभा की रचना के विषय में संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा, चाहे उसकी जनसंख्या 30,000 से कम हो। चुनाव क्षेत्रों को बनाना अमेरिका में राज्य विधान मंडलों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए प्रत्येक सत्ताधारी दल गेरीमैंडरिंग का तरीका प्रयोग में लाते हैं। बच्चों, गेरीमैंडरिंग के बारे में एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तथा अभी मैं इसका अर्थ बता रही हूँ तो आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। गेरीमैंडरिंग एक ऐसी प्रथा है जिसका तात्पर्य है कि सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्र इस ढंग से बनाए कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या को थोड़े से क्षेत्र में सीमित कर दिया जाए और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस तरह फैला दिया जाए कि थोड़े थोड़े बहुमत से अपने प्रत्याशी विरोधी दल की तुलना में जीत जाए, ताकि प्रतिनिधि सदन में अधिक स्थान प्राप्त हो जाए। इस प्रथा के विरुद्ध अमेरिका में काफ़ी रोष है। सन 1964 में बेसबरी बनाम सैंडर्स के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को अनिवार्य ठहराया है कि प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक सी हो। अब हम बात करेंगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताओं की। तो इसके लिए वो आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, वह अमेरिका में नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो, वह उस राज्य का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा हो। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदस्यों को निःशुल्क डाक, तार तथा टेलीफोन सेवाएं भी उपलब्ध है। सदस्यों को निःशुल्क क्लर्क तथा स्टेशनरी की भी सुविधाएं प्राप्त है। वे अपने संसदीय कार्य को ठीक ढंग से चला सके। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस प्रतिवर्ष एक बार अवश्य इकट्ठी होगी और इसकी बैठक 3 जनवरी की दोपहर को प्रारंभ होगी। मतलब 3 जनवरी की दोपहर में इसका अधिवेशन प्रारंभ होता है। कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि उसके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत न दें। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित
होता है। यदि दोनों सदन एक ही तिथि को स्थगन के लिए सहमत न हो तो उस समय राष्ट्रपति इस तिथि को निश्चित करते हैं। राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। कुल सदस्यों का बहुमत सदन की गणपूर्ति करता है। प्रतिनिधि सभा की अवधि 2 वर्ष होती है। भारत में जैसे लोकसभा की 5 वर्ष है, परंतु अमेरिका में प्रतिनिधि सभा की अवधि है 2 वर्ष। अब हम बात करेंगे प्रतिनिधि सभा के कार्य तथा शक्तियों की। सबसे जो पहला कार्य है वह है स्पीकर का चुनाव। प्रतिनिधि सदन अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है और वह इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा, व्यवस्थापन संबंधी शक्ति। व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में प्रतिनिधि सभा सीनेट को समानुपाती है। वित्त विधेयकों के विषय में प्रतिनिधि सभा की स्थिति सीनेट से उच्चतर है, क्योंकि उसका प्रस्तुतिकरण केवल प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है। अमेरिका में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं किया समझा जा सकता जब तक उसे सीनेट की तरह ही प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी प्राप्त न हो जाए। अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि सीनेट के साथ साथ प्रतिनिधि सदन भी 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार ना कर ले। तीसरा, कार्यपालिका शक्ति। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की कार्यपालिका शक्तियां नगण्य है। सीनेट की भांति संधियों के पुष्टिकरण, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की स्वीकृति आदि के अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। ये सारे अधिकार अमेरिका में सीनेट को ही प्राप्त है, किंतु उसका एक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो तथा 3 प्रत्याशियों में से कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त न करे, तो ऐसी दशा में प्रतिनिधि सभा का यह अधिकार है कि वह उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति पद का अधिकारी घोषित करे। चौथा, युद्ध की घोषणा करना। सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि करता है। नियम बनाना। प्रतिनिधि सदन की अपनी कार्रवाई के संचालन में नियम बनाने का अधिकार है। यदि वह सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। अगला है महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों द्वारा गंभीर अपराध करने पर दोषारोपण का कार्य प्रतिनिधि सदन का ही है। अगला है पर्यवेक्षण संबंधी। प्रतिनिधि सभा पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियां भी रखती है। कांग्रेस विधि द्वारा अनेक प्रशासनिक निकायों की सृष्टि करती है, उन्हें आर्थिक अनुदान देती है और बदले में उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करती है। अगला है अन्वेषण संबंधी। सीनेट के समान प्रतिनिधि सभा भी अन्वेषण अथवा प्रशासकीय जांच का कार्य करती है, लेकिन सीनेट की तुलना में उसका यह अधिकार महत्वहीन होता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रतिनिधि सदन की दुर्बलता के कारण। उसमें पहला है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। शासन की अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका में से ली जाती है, न ही वह उनके प्रति उत्तरदायी होती है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार व्यवस्थापिका को प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, समानुपाती द्विसदनात्मक व्यवस्था। अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं, दोनों सदनों की सहमति से ही कोई विधेयक पारित होता है, अतः प्रतिनिधि सभा अशक्त है। सीनेट की विशिष्ट स्थिति। प्रतिनिधि सभा अशक्तता का एक बड़ा कारण सीनेट की विशेष स्थिति है, जो उसे संविधान द्वारा प्रदान की गई है। संविधान ने सीनेट की रचना राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति के रूप में की है, अतः व्यवस्थापन संबंधी अधिकारों के अतिरिक्त उसे कार्यपालन के संबंध में भी
कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। संधियों का पुष्टिकरण, उच्च नियुक्तियों की स्वीकृति, विभागीय जांच आदि के अधिकार ऐसे ही अधिकार है। चूँकि ऐसे कोई अधिकार प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है, अतः उसकी स्थिति सीनेट की तुलना में दुर्बल है। अल्प कार्यावधि। प्रतिनिधि सभा की कार्यावधि 2 वर्ष है। इसके सदस्यों का निर्वाचन सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है, तो ऐसे समय में वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते। छोटी कार्यावधि के परिणाम स्वरूप अधिकांश प्रतिनिधि भावी निर्वाचन की चिंता में व्यस्त रहते हैं और सदन प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। प्रतिनिधियों का स्तर। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है। क्षेत्र का निवासी ही प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्याशी हो सकता है, अतः सामान्य श्रेणी के व्यक्ति प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं। सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता। इस कारण से व्यवहार में इनकी स्थिति दुर्बल होती है। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण। प्रतिनिधि सभा का राष्ट्रपति पर उस प्रकार का नियंत्रण नहीं है जिस प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण है। इंग्लैंड की भांति कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। न ही प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकती है। अगला है कार्यविधि के नियम। प्रतिनिधि सभा के कार्यविधि के नियमों में भी उसे दुर्बल बनाया है। सीनेटरों की अपेक्षा प्रतिनिधि सभा के भाषण की स्वतंत्रता सीमित है। फिर शक्तिशाली समितियों का अस्तित्व भी इस सदन को कमजोर और प्रभावहीन बनाता है। सदन के अधिकांश कार्य समिति द्वारा संपादित होते हैं। प्रतिनिधि सभा अधिकांश समितियों के निर्णय पर केवल मुहर लगाती है। इसका है एक कारण बड़ा आकार। प्रतिनिधि सभा का आकार भी उसे दुर्बल बनाता है। उसमें 435 सदस्य होते हैं, जबकि सीनेट में केवल 100 सदस्य। इसलिए सीनेट के सदस्यता प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की अपेक्षा अधिक गौरव एवं शान की बात समझी जाती है। अमेरिकी शासन प्रणाली में प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल सभा है। उसका नेतृत्व संगठित नहीं है। वह राष्ट्रीय संस्था की धुरी नहीं बन पाई है। उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधियात्मक संस्था नहीं कहा जा सकता। वह तो क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का मंच मात्र रह गई है। अब हम बात करेंगे प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अध्यक्ष पद की स्थापना इंग्लैंड की परंपरा पर ही की है। जिस प्रकार इंग्लैंड में निम्न सदन का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, उसी प्रकार अमेरिका में निम्न सदन का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। किंतु दोनों देशों के अध्यक्ष एक समान नहीं होते। इंग्लैंड का अध्यक्ष यदि कम से कम बोलता है तो अमेरिका का अध्यक्ष अधिक से अधिक बोलता है। अमेरिकी स्पीकर को $1,71,500 के करीब वार्षिक वेतन मिलता है। प्रतिनिधि सभा के जो स्पीकर का चुनाव है वो सदन द्वारा होता है। वह व्यवहार में उसका निर्वाचन दल की बैठक में होता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक से पूर्व विविध राजनीतिक दल अपने अपने दल की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने प्रत्याशी चुन लेते हैं। जब प्रतिनिधि सदन की बैठक अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए होती है तो सब दल अपने अपने प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करते हैं। निर्वाचन चूँकि मतदान द्वारा होता है, अतः निश्चित रूप से बहुमत दल का प्रत्याशी अध्यक्ष चुना जाता है। व्यवहार में जिस दल का बहुमत प्रतिनिधि सभा में होता है, उसी दल का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अमेरिका में अध्यक्ष पद के लिए दोनों राजनीतिक दलों में ही टक्कर नहीं होती, अपितु प्रत्येक दल के अंदर भी स्पीकर के लिए जोरदार तोड़फोड़ होती है। अब हम बात करेंगे अध्यक्ष की शक्तियों व कार्यों की। तो जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष है, उनकी जो शक्तियां व कार्य हैं, उसमें पहला है प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता करना। स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है। जब वह कहीं बाहर जाता है तो अपनी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। दूसरा, सदन में व्यवस्था बनाए रखना। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है।
वह इस हेतु सार्जेंट की सहायता ले सकता है और जिन दीर्घाओं से शोर हो रहा है उनको खाली करवा सकता है। वह शांति भंग होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। यदि सदस्य किसी सदन में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करे तो स्पीकर उन्हें चुप रहने के लिए कह सकता है या स्पीकर उस मामले के बारे में सदन से कार्यवाही करने के लिए कह सकता है। वह अधिक अशांति होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, परंतु वह किसी सदस्य को दंडित नहीं कर सकता। सदस्य को दंडित करने का काम पूरा सदन ही कर सकता है। अगला है नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू करता है। नियमों की व्याख्या करने का उसका अधिकार यद्यपि पूर्ण है, तथापि अपने इस अधिकार के प्रयोग में वह अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसे उन नियमों के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है जिन्हें नियम निर्माण समिति बनाती है। अगली शक्ति है दल के नेता के रूप में कार्य। स्पीकर प्रतिनिधि सदन में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं अपने दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होता है उस समय स्पीकर अध्यक्ष नहीं होता है। वह भी सदन में अपने दल का नेता होता है और इस रूप में वाद विवाद में सक्रिय रूप में भाग लेता है। निर्णायक मत देने का अधिकार अमेरिका के स्पीकर को होता है। वह सदैव इस अधिकार का प्रयोग अपने दल के हित में करता है। समितियों संबंधी अधिकार भी होते हैं स्पीकर के। वह सब प्रकार की समितियों, सम्मेलन समिति और विशेष समितियों की नियुक्ति करता है तथा विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। परिणामों की घोषणा करना। विधेयकों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान करवाता है, मतों को गिनता है तथा उनके परिणामों की घोषणा करता है। अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के स्पीकर तथा अमेरिकी स्पीकर की तुलनात्मक अध्ययन की। तो ब्रिटिश स्पीकर सर्वसहमति से चुना जाता है, अमेरिकी स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है। दूसरा, चुनाव के बाद ब्रिटिश स्पीकर राजनीति से संन्यास ले लेता है, जबकि अमेरिकी सदन में दल के नेता के रूप में बन जाता है। तीसरा, ब्रिटिश स्पीकर विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लेता है। अमेरिकी स्पीकर विधेयकों पर बोलता है तथा मत भी देता है। चौथा, ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर की प्रथा है। अमेरिका में ऐसी प्रथा नहीं है। यहाँ चुनाव में स्पीकर का विरोध होता है। अगला है ब्रिटिश स्पीकर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। अमेरिका में स्पीकर केवल अपने दल के हित में ही कार्य करता है। इंग्लैंड में स्पीकर को वित्त विधेयक प्रमाणीकृत करने की शक्ति प्राप्त है। अमेरिकी स्पीकर को ऐसी कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव बड़े शांत वातावरण में होता है। अमेरिकी स्पीकर के चुनाव में राजनीतिक हलचल दिखाई देती है। इसके अलावा नियमों की व्याख्या के संबंध में ब्रिटिश स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। अमेरिकी स्पीकर का इस संबंध में निर्णय अंतिम नहीं होता और उसके निर्णयों के विरुद्ध सदन से अपील की जा सकती है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उसका दूसरा सम्मानित स्थान है। यदि राष्ट्रपति पद पर किसी कारण रिक्तता उत्पन्न हो जाए तो उपराष्ट्रपति के बाद उसका ही नंबर आता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में भी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। बच्चों, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया तथा समिति व्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।